नमस्कार। पढ़ते हैं एकांकी पर्दे के पीछे, एकांकीकार उदय शंकर भट्ट। पर्दे के पीछे शीर्षक से ही पता चल रहा है कि समाज में लोग किस तरह पर्दे के पीछे से मतलब छिपकर मुंह पर कुछ और भीतर आत्मा में कुछ रखते हैं। बोलते कुछ है और करते कुछ है। कथनी और करनी में अंतर है। इसी को दिखाया है। लोगों के दोगलेपन को उदय शंकर भट्ट ने पर्दे के पीछे एकांकी के माध्यम से चित्रित किया है। तो इस एकांकी में जो मुख्य पात्र है, पहले मुख्य पात्र को जान लीजिए कि एक है चितरमल, जो सेठ है। चितरमल सेठ है। सेठ है मतलब बिजनेसमैन है। एक इनके चाचा जी हैं, उसका नाम है चांदीराम। दूसरा पात्र, मुख्य पात्र चांदीराम। चांदीराम चाचा जी। ये राम राम जपने वाला आदमी है। खुद को साधु समझता है लेकिन है नहीं। और दो और पात्र हैं, लालचंद और नेमीचंद। एक तो लालचंद और नेमीचंद। ये दोनों व्यक्ति कांग्रेसी हैं, मतलब कांग्रेस के तरफ से हैं। देश अभी अभी आज़ाद ही हुआ है, उस समय का ये एकांकी है। तो कांग्रेसी है, दोनों कांग्रेसी व्यक्ति है। और इसके अलावा भी और पात्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही 4 पात्र हैं। इसके अलावा जो पात्र हैं हम नाटक में उसकी व्याख्या करेंगे। तो आते हैं एकांकी पर। सेठ चितरमल की दुकान। सेठ चितरमल की दुकान, अब सेठ है तो उसकी दुकान भी रहेगा ही, बिजनेसमैन जो है। दुकान क्या मकान है, वो दुकान नहीं है मकान है। मतलब वो जो होता है ना कहावत, पीछे मकान और सामने दुकान, वही वाला है। पीछे मकान है और सामने दुकान है उसका। सामने दालान है जिसमें 3 खुले दरवाजे हैं। दालान होता है बरामदा, हम अपनी भाषा में बोले तो उसको ओसरा कहते हैं। लेकिन बरामदा अब आजकल कुछ नए डिज़ाइन का आने लगा है। अब तो घर बनता है तो पूरा घर बनता है और उसमें सामने में 2 कॉलम खड़ा किया जाता है और उसका ढलाई छत के ढलाई से नीचे होता है। तो उसमें तो 3 तरफ से दरवाज़ा रहेगा ही, बायां दायां और सामने पीछे मकान है। तो यही है जिसमें 3 खुले दरवाजे हैं। पश्चिम की तरफ लकड़ी के तख्तों का पर्दा लगाकर मुनीमों के बैठने का स्थान बना है। पश्चिम की तरफ में लकड़ी के तख्त डालकर उनके बैठने का, मुनीम होता है। अब सेठ है तो उसके लिखा पढ़ी बही हिसाब रखने वाला तो होना चाहिए ना, तो वही है मुनीम, लिखा पढ़ी करने वाले और हिसाब किताब का जो क्लर्क होते हैं, जो लिखा पढ़ी करते हैं, देख रेख करते हैं। तो उनके बैठने के लिए स्थान बना हुआ है पश्चिम की दिशा में, जहाँ छोटे डेस्कों के साथ 2 मुनीम बैठकर काम कर रहे हैं। और छोटे डेस्क पर बैठकर 2 मुनीम डेस्क पर रखकर बही खाता काम कर रहे हैं, हिसाब किताब लगा रहे हैं। बीच के भाग में बैठने के लिए गद्दे बिछे हैं। बीच के भाग में बैठने के लिए गद्दे बिछे हैं, सोफ़ा सेट है। बीच में दक्षिण की तरफ एक बड़े गद्दे पर एक और गाव तकिए बिछे हैं। गाव तकिए बिछे हैं। सोफ़ा सेट में ही देखते होंगे तकिए भी लगे होते हैं, वो बिछे हैं। उसका चित्रण है बहुत बारीकी से। एकांकीकार पहले दृश्य को बना रहे हैं कि किस टाइप से है जगह, क्या क्या है उसमें। एक छोटा सा लोहे का संदूक बाईं तरफ तथा टेलीफोन रखा है। बाईं तरफ में एक छोटा सा संदूक है। संदूक मतलब बक्सा। संदूक मतलब बंदूक नहीं, बक्सा है। और टेलीफोन भी है, जिससे फ़ोन पे बात, पहले टेलीफोन होता था, अब तो मोबाइल हो गया। उसके साथ ही मकान में
भोतर जाने का दरवाज़ा जिस पर पर्दा गिरा हुआ है। अंदर मकान घुसने के लिए दरवाज़ा है पीछे तरफ और उसमें पर्दा लगा है जो गिरा हुआ है पर्दा। दलान की बाईं तरफ पश्चिम की ओर जहाँ दो मुनीम बैठे हैं, बाईं तरफ जहाँ बैठकर काम कर रहे हैं दो मुनीम, कई प्रकार की संख्या बोलने की आवाज़ आ रही है। अब वो बही खाता वाला काम कर रहे हैं तो संख्या तो बोलेंगे ही, 5, 10, 15, 20, 100, 200 कुछ तो बोल रहे होंगे अपने में। जैसे 500, 300 रुपया 1 आना, 2 पाई, 600, 26 रुपया, 9 आना, 8 पाई, रोकड़ में जमा 2700 रुपया, बम्बई की गांठों का आदि आदि। वही रुपया पैसा की बात हो रही है। पहले आना भी चलता था, पैसा भी चलता था, अब तो सिर्फ रुपया चलता है। तो वो बात कर रहे हैं हिसाब किताब वाला। सब संख्याएं 3-4 संख्या वाली हैं, सब संख्याएं 3-4 संख्या वाली है, मतलब मोटा रकम वाला है। कभी कभी एक दूसरे पर व्यंग भी करता है, एक दूसरे पर व्यंग करता है आपस में वो मुनीम लोग जो लिखा पढ़ी करने वाले हैं। दाएं तरफ भी इसी तरह का एक पर्दा डालकर कुछ कुर्सियां, बीच में एक मेज और एक सोफ़ा सेट बिछा दिया गया है। नीचे एक कारपेट बिछा है। कारपेट होता है वो दर्री, हाँ दर्री बिछाने के लिए जो होता है नीचे बिछावन ज़मीन पर, तो कारपेट बिछा है। बाईं ओर का भाग भी दर्शकों के सामने ही है, बाईं तरफ का भाग भी दर्शकों के सामने ही है। इस समय पर्दा नहीं है। यह फर्म के मालिक सेठ छितरमल की दुकान है। और ये जो विवरण अभी दिया गया है ये सेठ छितरमल का दुकान है। ये जो सेठ है छितरमल की अवस्था 42 वर्ष, 42 साल का व्यक्ति है छितरमल जो सेठ है, मकान का मालिक है, दुकान का मालिक है। जो अभी ये सब तो उसके अंडर काम करने वाले लोग हैं। दूहरा शरीर मतलब हैवी वाला, उसको बोलेंगे डबल चेचिस। बंद गले का लट्ठे का कोट, बंद गले का लट्ठे का कोट है। कश्मीरी बेल बूटे की टोपी, पतली धोती, पैर में काला पंप शू पहनता है, काला पंप शू पहनता है वो लंबा। रंग गेहुआ, नाक मोटी, चेचक के दागों से भरी, चेचक के दागों से भरी। अब स्मरण कर लीजिए कि कौन सा चेचक, चेचक के दाग का व्यक्ति कहीं देखे होंगे तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जैसे एक फिल्म में जो काम करता है, कौन सा, ओमपुरी शायद नाम है उसका, चेचक का दाग है उसका, तो उस टाइप का दागों से भरी। आँख चश्मे के भीतर मर्म भेदी, चश्मे के भीतर से झांकता है एकदम मर्म भेदी ऐसे अंदर से। शरीर पुष्ट, अब सेठ है शरीर पुष्ट रहेगा ही। मुंह में कुछ ना कुछ चबाते रहने की आदत, मुंह में कुछ ना कुछ चबाते रहने की आदत। बात करते समय दांत बाहर निकाल आते हैं और तमाम चेहरा मुड़े हुए अखबार की तरह सिमट जाता है, जैसे घिघिया कर बात कर रहा हो। बात करते समय बातों के आधार पर मुख के कोण बनते हैं, जिस टाइप का बात बोल रहा है उस टाइप का कोण बनते हैं, मतलब उसका जो बॉडी लैंग्वेज है अजीब, मुंह बना बना कर बात करता है। अंगुलियों में कई प्रकार की अंगूठियाँ, होता है ना, एक ग्रह का, एक इस दूसरे नक्षत्र का, कोई आपदा विपदा में बचाने वाला, तरह तरह के अंगूठियाँ, सब जितने उंगली उतने अंगूठी। यदि कभी पैर खाली दिखाई दे, दो पैर के दोनों अंगूठे में एक एक चांदी का छल्ला भी दिखाई देगा, दोनों पैर के अंगूठे में एक एक छल्ला भी है चांदी का। इस समय बाईं ओर एक डॉक्टर कुर्सी पर बैठा है। डॉक्टर गंजा सर्ज का कोट पहने हैं, आँखों पर चश्मा, शरीर भारी, रंग सांवला। कोई डॉक्टर आया हुआ है, एक उसी के अंडर काम करने वाला है। असल में वो जो है फार्म हाउस रखा है, एक ठो जानवरों की सेवा के लिए डॉक्टर रखा है, तो वही डॉक्टर आया हुआ है। कभी कभी स्टेथोस्कोप हिलाता है, कभी उसे जेब में रख लेता है। वो जो डॉक्टर है स्टेथोस्कोप जो होता है कान में लगाकर धड़कन जांच करने वाला, वो है।
तो कभी कभी हिलाता है और फिर कभी अपने जेब में अपने पास रख लेता है। वह सेठ के पशु अस्पताल का डॉक्टर है। सेठ के, यही चितरमल सेठ के पशु अस्पताल का डॉक्टर है। उसकी अवस्था है लगभग 35 साल का व्यक्ति है। इस समय डॉक्टर अकेला है। सेठ ने उसे बुलाया है। इस समय डॉक्टर वहाँ पे अकेले बैठा है और सेठ इसलिए बैठा है क्योंकि सेठ ने उसको बुलाया है। नौकर दीनू जैसे ही स्टूल पर गंगा सागर लाकर रखता है वैसे ही डॉक्टर बोल उठता है। एक नौकर है जो दीनू नौकर है, ये पात्र है कांके का, तो इसको स्मरण रखना आवश्यक है। तो ये जैसे ही स्टूल पर गंगा सागर लाकर रखता है वैसे ही डॉक्टर बोल उठता है। डॉक्टर कहता है, दीनू सेठ जी कब आएंगे भाई? डॉक्टर पूछ रहा है दीनू से, दीनू सेठ जी कब आएंगे भाई? दीनू कहता है, स्टूल पर गंगा सागर रखने के बाद जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाता हुआ, जो दीनू नौकर है वो स्टूल पर गंगा सागर पहले रख लेता है, उसके बाद में जेब से उसकी बात सुनते सुनते जेब से बीड़ी निकालता है सुट्टा मारने के लिए और उसको सुलगाते हुए जवाब देता है, बैठो डॉक्टर साहब बैठो, सेठ आने ही वाले हैं। गजब है, एक आने की 8 बीड़ी, कभी एक आने का बंडल मिला करे था बंडल, कभी एक आने का बंडल मिला करे था बंडल। सब चीज़ों में आग लगी है, पैसे की कोई चीज़ नहीं रही जी, पैसे की कोई चीज़ नहीं रही जो डॉक्टर साहब पास थोड़ा कान के पास जाकर बोलता है डॉक्टर के पास, मेरी भांजी खांसी के मारे मारी जा रही है, कोई दवाई दे दो ना। तुम तो कबूतरों का भी इलाज कर रहे हो डॉक्टर साहब, कबूतरों का इलाज करो हो डॉक्टर साहब। ये उत्तर प्रदेश की भाषा है, वहाँ की जो आम जनता की बोलचाल की भाषा है, चूँकि ये जो उदय शंकर भट्ट हैं उत्तर प्रदेश से ही हैं, तो अपने क्षेत्र विशेष की भाषा को अपनाया है इन्होंने। तो डॉक्टर जवाब देता है, डॉक्टर पैर तथा स्टेथोस्कोप हिलाता हुआ बोलता है, खांसी कब से है? खांसी कब से है पूछता है। दीनू बीड़ी का कस खींचकर बोलता है, यही कोई महीने से डॉक्टर साहब, जहाँ खाया वहीं उलट धरे हैं। कह रहा है कि यही कई महीने से मतलब कई महीने से जहाँ खाता है, जहाँ खाती है वहीं उलट धरती है, मतलब उल्टी कर देती है खांसते खांसते, इतनी ज़्यादा खांसी है, इतनी अधिक खांसी है। रातों खांसे हैं, मेरा दारी सोने भी तो नी दी है, और थारे कबूतरों बंदरों जानवरों का क्या हाल है? कह रहा है कि वो तो मुझे सोने भी नहीं देती है, और तुम्हारे कबूतर बंदर और बाकी जानवर का क्या हाल है? चूँकि पशु डॉक्टर है ना, और सेठ क्षेत्रमल के पशु चिकित्सक है एक तरह से, तो पूछ रहा है कि आपके जो पशु हैं उनका क्या हाल है, वो कैसे है? मुनीम बाईं तरफ से निकल आता है, बाईं तरफ से मुनीम निकल आता है। रामधन एक रामधन है, वो बोलता है, डॉक्टर साहब कोई पेट का भी इलाज करो हो। रामधन क्या, ये तो रामधन कौन है? अच्छा, आगे पता चलेगा इसके बारे में। रामधन नामक व्यक्ति है, तो वो पूछता है कि डॉक्टर साहब, रामधन रामछन तो नहीं हो गया? रामधन खैर आगे पता चल जाएगा कौन है रामधन। रामधन कहता है, डॉक्टर साहब कोई पेट का भी इलाज करो हो। पेट का भी इलाज करते हो क्या, जानते हो? भूख ही मारी गई,
कुछ इच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये रामधन जो है ना, ये मुनीम है, जो अभी लिखा पढ़ी कर रहा था वही है, मुनीमों का हेड है समझ लो, हिसाब किताब का हेड व्यक्ति है। 2 मुनीम थे, तो ये जो रामधन है ये ऊपर वाला है, थोड़ा इसको ऊंचा पद दिया गया है। तो ये पूछ रहा है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कोई पेट का भी इलाज करो हो, भूख ही मारी गई है, कुछ इच्छा ही नहीं लगे। दिनू ओरे सन जाके झीगी की दुकान से 2 तेल की खास्ता कचौरी तो ले आ। झीगू एक नौकर है इस घर का, झीगू। अरे दीनू है नौकर, झीगू कचौड़ी वाला है असल में। ये जो झीगू है कचौड़ी वाला है, कचौड़ी बेचता है, इसकी कचौड़ी की दुकान है। तो ये दीनू से कह रहा है नौकर से कि जा झीगू के यहाँ से कचौड़ी ले आ, उसका कचौड़ी बड़े खास्ता रहे हैं, इसलिए उसी के घर से कचौड़ी लाना। ले 2 आने, पैसे फेंकता है, पैसे निकाल कर फेंकता है 2 आने। और चटनी ज़रूर लाइयो, कहियो गर्मा गर्म दे, जा अभी काम करना है, सारी रोकड़ मिलाने को पड़ी है। हाँ तो फिर क्या कहो, तुम भी लोगे क्या 1-2 कचौड़ी डॉक्टर साहब? कचौरी बड़ी नयाम बनावे है झींगा। हाँ तो पेट। दीनू तब तक जाता है। डॉक्टर साहब आश्चर्य यह है, डॉक्टर कह रहा है कि आश्चर्य यह है तुम बीमार क्यों नहीं हो गए पूरी तरह और मर ही नहीं गए। डॉक्टर को असल में गुस्सा आ गया, क्योंकि अभी अभी कह रहा था कि भूख ही नहीं लग रहा है, खाना खाने का इच्छा ही नहीं करता है, और अभी कचौड़ी मंगा रहा है। पेट खराब करने वाला चीज़ है कचौड़ी, और कचौड़ी ही मंगा रहा है। इसलिए गुस्से में डॉक्टर कहता है तुम मर ही क्यों नहीं गए, पूरी तरह से बीमार क्यों नहीं पड़ गए, मर ही क्यों नहीं गए तुम। तो रामधन कहता है क्या कहो डॉक्टर साहब, मैं क्यों मरता भला, ये भी अच्छो रही। पेट की बीमारी का हाल कहा तो लगे माने, तनख्वाह तो तुम्हारी यहीं से जा है ना। अब धमकी दे रहा है कि तुम्हारे जो तनख्वाह है वो यहीं से जाता है ना, हमारे सेठ ही तो देते हैं ना, तुमको सेठ ही रखा है डॉक्टरी में। धमका रहा है। तो डॉक्टर कहता है उठकर, मुनीम जी मेरा मतलब सुनो तो सही। कह रहा है मेरा वो मतलब नहीं, आप क्यों गलत समझ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो रामधन कहता है देख लिया तुम्हारा मतलब, तुम्हारे जैसे सैकड़ों हैं शहर में, सैकड़ों है शहर में, मतलब सैकड़ों शहर में हैं तुम्हारे जैसे जैसे डॉक्टर। तुमको हटाएंगे दूसरे को ले आएंगे, तुम बहुत तेज बन रहा है ना। तुमको इलाज पूछते हैं तो तुम क्या बोलते हैं उसको, सिद्धांत चाट रहे हो। तो सैकड़ों है शहर में, क्या कमी है, हमने कहा घर अपने ही है, पूछ लो। पर यहाँ तो दीनू तब तक आता है। ले आया दीनू, ला भीतर ले आ, पानी भी 1 गिलास लाइयो। घुटने जोड़कर खाने लगता है। अब ये जो रामधन है मुनीम साहब, ये खाने लगता है घुटने जोड़कर। डॉक्टर कहता है मेरा मतलब यह नहीं है, मैं तो यह कह रहा हूँ कि तेल की कचौरी रोग पैदा करती है, इससे लिवर ख़राब होता है। वह इंसेंटाइन में जाकर जम जाती है और तुम्हारे जैसे, ये समझा रहा है। इंसेंटाइन होता है आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, लार्ज इंस्टाइन और स्मॉल इंस्टाइन। तो सही भी कह रहा है, क्योंकि वो डालडा का या मैदा का चीज़ तो पेट खराब करता ही है, आंत में सट ही जाता है। तो ये समझा ही रहा है, और तुम्हारे जैसे कहते कहते आगे बढ़ता है उसके तरफ, मुनीम जी की तरफ, रामधन की तरफ। रामधन कहता है रहने दो, आगे कहाँ जूते पहने चढ़े आए हो।
बोल रहा है आगे कहाँ, जूते पहनकर बढ़े चले आओ, रहने दो। भ्रष्ट कर दोगे क्या, भ्रष्ट कर दोगे क्या मतलब भ्रष्ट कर दोगे क्या, जूता पहन कर आ रहे हो खाने के जगह पे, दूर रहो। हाँ, वहीं से एक मुनीम को आवाज़ देता हुआ मुंह में कचौड़ी भरकर, दूसरा का मुनीम को आवाज़ देता हुआ मुंह में कचौड़ी भरकर आवाज़ देता है, घीसालाल, सेठ मन्नालाल, रामपत का भी हिसाब तैयार कर लो जो। उसको घीसालाल को कह रहा है, एक मुनीम है, एक तो रामधन है और दूसरा ये है घीसालाल, दो मुनीम हैं, रामधन और घीसालाल, ये दोनों मुनीम हैं। मुनीम मतलब हिसाब पत्तर लिखने वाले, बही खाता संभालने वाले। तो एक खाते खाते बोल रहा है, घीसालाल, सेठ मन्नालाल, रामपत का भी हिसाब तैयार कर लीजो, उसका भी हिसाब कर लीजो। रोज़ाना के खाते से मैं बस ये भी आया, अब आधी कचौरी रह गई है, ला दीनू, पानी दे, किनारे पर बैठकर ला, ओक से ही दे, ओक से ही प्यादे मेरे वार, पानी पीता है डकार लेकर। शिव शंकर पानी पीने के बाद डकार लेता है। डकार होता है जैसे खाना जल्दी जल्दी में आदमी खाता है और पानी भी जल्दी जल्दी पीता है, तो उस खाना और पीने में के साथ साथ सिर्फ अनाज और पानी ही नहीं जाता, उसमें हवा का भी प्रवेश हो जाता है। और वही हवा बाद में जब खा लेने के बाद, पानी पी लेने के बाद अंत में जो डकार आता है, वो हवा अंदर से फिर से बाहर निकलता है, वो है डकार। तो डकार लेता है और कहता है, क्या कहता है, हाँ, हाँ, डकार लेता है, पानी पीता है तो डकार लेता है और बोलता है, जय शिव शंकर, क्या बढ़िया कचौरी बनावे है मेरा यार, बस जी करे हैं खाते जावें। धोती ले हाथ मुंह पोंछ कर फिर एक डकार और लेता है, हाँ घीसालाल, क्या कहा तन ने। दूसरा मुनीम जो है घीसालाल उससे कह रहा है, क्या कहा तन ने। जाकर बैठ जाता है। फिर उसी भाग से हिसाब किताब की कई आवाज़ें आती रहती हैं। फिर वो लोग हिसाब किताब करना शुरू करते हैं। दीनू कहता है, दीनू जो नौकर है वो कहता है, डॉक्टर साहब थारी कसम लो बोलो, पानी पियोगे क्या, ताज़ा अभी भर कर लाया हूँ, सिगरेट लाऊं थारे लिए, बस ऐसी दवा दो कि छोकरी खाते ही ठीक हो जाए। ये जो घीसालाल है, दीनू जो नौकर है, दीनू नौकर है और उसकी जो भांजी है वो बीमार है, खांसी बहुत खांस रही है। तो डॉक्टर साहब से ये एक तरह से जी हुजूरी कर रहा है, मतलब फुसला रहा है कि तुम्हारे लिए बोलो ना क्या करूं, तुम्हारे लिए अभी पानी भर कर लाया हूँ, दूँ पीने के लिए, बीड़ी मंगवाऊँ क्या, शराब मंगवाऊँ क्या इसके लिए कि ताकि तुम अच्छा दवा मेरी भांजी के लिए बता दो या दे दो। सिगरेट लाऊं थारे लिए, बस ऐसी दवा दो कि छोकरी खाते ही ठीक हो जाए। तुम्हारी कसम रातों नींद सोने देती, मैं तो कहूँ मर जाए तो ही अच्छा। कह रहा है कि मर जाए तो ही अच्छा, शांति तो हो, चैन से तो रहे हम। डॉक्टर कहता है ठीक हो जाएगी, सुना क्या हाल है हमारे सेठ का। कह रहा है कि सुना क्या हाल है हमारे सेठ का, कुछ गड़बड़ है क्या सेठ का। तो दीनू कहता है, गप्फे, दोनों हाथ मिलाकर अंगुलियां गोल करके धीरे से, क्या पूछो हो, ऐसे करके क्या पूछो हो, ना 1000 का ठीक ना लाख का, एक हम हैं सवेरे से शाम तक जी हुजूरी करते रहें, 3 लाख तो अभी अभी हाथ आया है। वैसे सेठ भला
नौकरों को एक एक कुर्ती, एक एक धोती दी, एक एक कुर्ती, एक एक धोती दी। मुनीम की तरफ इशारा करके धीरे से, इन्हें भी बहुत कुछ दिया, मेरी लड़की का ब्याह था, 100 दे दिया, उपेक्षा से ऐसे ही गुजर बसर हो रही है। डॉक्टर साहब, सुने हैं तुम्हारे अस्पताल में भी एक कमरा और बनेगा। ये दीनू नौकर कह रहा है डॉक्टर से कि सुने हैं तुम्हारे अस्पताल में भी एक कमरा और बनेगा, शायद तुम लोगों के रहने के लिए। हमारा सेठ प्रदान करता है। हमारा सेठ वैसे परोपकारी है, दूसरे का उपकार करने वाला सेठ है। वैसे तुम जानो बेईमानी कौन सी करे हैं, प्रदान करता रहे तो सारा पाप धुल जाए है। असल में क्या है ना, ये सेठ फंस गया है काला बाज़ारी में और ये इनकम टैक्स भरा नहीं है। इसके पास आय अधिक था और सरकार से इसको छुपाए रखा और इस चक्कर में फंस गया है। तो वही चल रहा है मामला। तो वही चीज़ ये पूछ रहा है डॉक्टर की क्या उसका हालत है। तो ये दीनू नौकर बता रहा है कि क्या करें डॉक्टर साहब, ये तो सेठ हमारे परोपकारी हैं, बहुत भला करते हैं हम लोगों के लिए, अब बेईमानी करते हैं थोड़ा बहुत, तो क्या कीजिएगा, बेईमानी ना करेगा तो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, ये कह रहा है। संक्षेप में क्या कहता है कि वैसे तुम जानो बेईमानी कौन सी करे हैं, प्रदान करता रहो तो सारा पाप धुल जाए है। अगर बेईमानी तुम बहुत कर रहे हो, इसका कहना है कि बेईमानी बहुत भी कर रहे हो और अगर दान कर रहे हो तो सारा पाप धुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बेईमानी करो और दान करो तो पाप नहीं होता। मंदिर बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, बामनों को खिला दो बस। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अपने ध्यान में मग्न है। दीनू उसके सामने कहता जा रहा है और डॉक्टर अपने ध्यान में मग्न है, कुछ बेचारा सोच रहा है और दीनू उसके सामने कहता जा रहा है। कभी कभी दरी गद्दे की सिकुड़न भी ठीक कर देता है, कपड़ा लेकर संदूक भी साफ़ कर देता है। मतलब दीनू कह भी रहा है, बोल भी रहा है डॉक्टर से और दरी भी ठीक कर रहा है, बक्सा भी साफ़ कर रहा है, काम भी कर रहा है और बात भी कर रहा है। इतनी बीत गई और भी बीत जाएगा डॉक्टर साहब। घीसालाल जी पानी पियोगे क्या, बोल रहा है घीसालाल से आपकी कि जो मुनीम है घीसालाल, उससे कि पानी पियोगे क्या, ताज़ा है, अभी भरा है, कचौरी औचौरी मंगाओ तो थाने भी ला दूँ, अगर तुम भी मंगाना चाहो। ये तो मंगाए अभी, एक मुनीम रामधन मंगाए थे। तो ये बोल रहा है नौकर दीनू कि तुम भी मंगाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी ला दूंगा, बोलो। वहीं से आवाज़ आती है, दीनू जरा पानी तो दवात में दे जा। लिया जी, लिया जी, ले आया जी, अभी ले आया। पानी लेकर आता है। क्या गूंगे हो डॉक्टर साहब, पास जाकर धीरे से सेठ से कहो तुम्हें भी कुछ दे दे, तनख्वाह बढ़ा दे, आजकल गप्फे हैं, सेठानी तीर्थों को जा रही है। ये दीनू जो नौकर है डॉक्टर से कह रहा है कि क्या बहरा हो, नहीं सुन रहे हो डॉक्टर साहब, ध्यान कहाँ पे है तुम्हारा, कहाँ गुम हो गए हो, कहाँ भटक गए हो, तुम भी बोलो सेठ से, तेरा तनख्वाह बढ़ा देंगे। जो सेठानी है वो जा रही है तीर्थ करने के लिए, तीर्थाटन दूर। तो डॉक्टर कहता है अपने आप बेचैनी से, न जाने कब तक बैठना पड़ेगा। दीनू कहता है बस अब आते ही होंगे, बाहर गए हैं, बस ई बाई मोटर बड़े साहब के पास बुलाया था बड़े साहब के पास बुलाया था, मतलब इनकम टैक्स वाले बुलाए थे। कहे हैं चोर बाजारी की थी, उसी के मामले में। पास जाकर धीरे से, देख नहीं रहे हैं बहियाँ बदली जा रही है और इसी कारण से बही खाता बदली जा रही है। जो पुराना रिकॉर्ड था उसके जगह पे अब
दूसरा रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि इतना नहीं, इतने ही था, ऐसा था। दिन रात काम हुए है, बड़ी मुनीम जी भी साथ हैं। मोटर का हॉर्न, लो आ गए। बड़ी उम्र है सेठ जी की। इतने में मोटर आ जाती है और सेठ साहब पहुंचते हैं। सेठ उसी रूप में बड़ी मुनीम जी के साथ आता है और फिर चुपचाप बीच के भाग में खड़ा होकर मुनीम को समझाता है। एकदम डॉक्टर के ऊपर नज़र पड़ जाती है। मुनीम को समझाता ही है, तब तक डॉक्टर के ऊपर नज़र पड़ जाती है। सेठ कहता है, अच्छा डॉक्टर साहब आ गए क्या? ना हो थोड़ी देर घूम आओ, दीनू देखे क्या है, ले जा डॉक्टर साहब को बाहर। चूँकि अभी इसको ज़रूरी बात करनी है तो डॉक्टर को सुना के तो बात करेगा नहीं, इसलिए बोल रहा है दीनू से, जो नौकर है उससे, कि ले जा डॉक्टर साहब को कहीं उधर से घुमा ले आओ, तब तक टहला के ले आओ, जाओ उधर बाग बगीचा दिखाओ, फूल पत्ती दिखाओ तब तक, और तब तक ये बात करेगा, इधर समझाएगा उल्टा सीधा क्या करना है, कैसे बदलना है, कैसे दिखाना है इस चीज़ को, क्या बात हुई वहाँ पे। ले आ, ले जा डॉक्टर साहब को बाहर। डॉक्टर जो सेठ के आने के समय से ही खड़ा है, दीनू के साथ बाहर निकल जाता है। अच्छा बहियाँ तो बदल गई, आगे क्या करना है? वो लोग चले जाते हैं, दीनू और डॉक्टर। तब ये कह रहा है, अच्छा बहियाँ तो बदल गई, आगे क्या करना है? बड़ा मुनीम कहता है, कुछ नहीं, अब वे क्या कर सकते हैं, भगवान ने चाहा तो उनके पितरों को भी पता नहीं चलेगा सेठ जी। अगर भगवान चाह लिया तो उनके पितरों को भी, मतलब पूर्वजों को भी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। सेठ कहता है, हाँ चारों तरफ देखकर, ठीक है चौकस रहो, फिर कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर चौकस रहोगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, पकड़ ही नहीं सकेगा। साहब से मैंने तो कह दिया, बेईमानी करने वालों की ऐसी की तैसी। ये कह रहा है कि साहब से, जो साहब हमको बुलाए थे इनकम टैक्स वाले, उनसे कह दिया कि बेईमानी करने वालों की ऐसी की तैसी। मैंने बेईमानी कभी नहीं किया, मैं बेईमान नहीं हूँ। तुम जानो भला हम क्यों बेईमानी करते? हम बेईमानी नहीं किए हैं। तो बड़ा मुनीम कहता है, यह तो व्यापार है, दो पैसे सभी कमाना चाहे हैं। मैंने भी कहा वैसे सभी कुछ तो सरकार का है, हम क्या नहीं चाहते, जो कुछ हो ठीक हो। मुनीम कह रहा है कि यह तो व्यापार है और व्यापार में दो पैसा सब कोई कमाना चाहता है। तो सेठ कहता है घूमता हुआ, हाँ हाँ ठीक है, बात ऐसी करो तुम जानो कि आदमी गिरफ्त में ना आवे। तुमने ठीक कहा, मैं सबको देख लूँगा। सामने खड़ा होकर और जूते की ओर इशारा करके, चांदी का चाहिए, चांदी का चाहिए। वैसे ऐसे ऋषि मुनि भी नहीं छोड़ सके तुम जानो। फिर इनकी तो बात ही क्या है, आँख मटकाकर, पर इसका ख्याल रखना ही पड़ेगा। ना हो तो 200 400 फेंक दो उसकी तरफ, 200 400 फेंक दो उसकी तरफ भी। कुत्ते की रोटी का टुकड़ा डाल दो तो काटना क्या भौंकना भी छोड़ दे है। कह रहा है कि अगर ऐसी बात नहीं बनती है तो 200-400 रुपया दे दो, खिला दो, तो इससे क्या होगा। एक उदाहरण भी दे रहा है कि कुत्ता अगर काटने को दौड़े या भौंके तो उसके सामने रोटी डाल दो तो काटेगा क्या, भौंकेगा क्या, काटेगा क्या, भौंकना भी छोड़ देगा। ये उदाहरण है। चाचा जी कहा करे थे, रुपया कमाओ तो एक आना भूर्सी में दो। कैसे भला? एक पैसा नौकरों में बांटो, एक पैसा फेंक कर अफसर का मुंह बंद करो, 2 पैसे दान करो तो 15 आने पचे पचाए धरे हैं। मतलब कमाओ बेईमानी से तो बांटो भी, अकेले अकेले खाओगे तब फंस जाओगे। सबको खिलाओ, सबको खुश रखो, नौकर को भी दो, मुनीम को भी खिलाओ, बड़े बाबू को भी खिलाओ, सब खाएंगे, सब मस्त रहेंगे तो सब तेरा गुण गाएंगे और फिर तुम ऐसे ही कमाते रहोगे, दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं। ये चाचा जी का कहना था। चाचा जी कौन? ये चांदी राम, राम राम जपने वाले।
जो सेठ के चाचा है, चितरमल के चाचा। मुनीम कहता है, मुझे क्या बताओ सेठ जी, इस घर में तो पला हूँ, वैसा तो आदमी होना मुश्किल है। इतने गरीब निवाज, एक बार काका बीमार हो गए तो सुबह सांझ दोनों वक्त जाते थे देखने। ये जो मुनीम है कह रहा है कि मुझे क्या बताओ हो सेठ जी, मैं तो इस घर से पला हूँ, मतलब इस घर से ही मेरा जीवन यापन हो रहा है। इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जब मेरे चाचा बीमार थे तो सेठ जी खुद ही जाकर देखभाल करते थे, मतलब मुसीबत में साथ दिए हैं। उन दिनों हकीम वैद हुए थे, सो उन्होंने उनसे कह दिया, रुपये की फिक्र न करना, घर भर दूंगा। वैद जी, बस मेरे मुनीम को अच्छा कर दो, बस मेरे मुनीम को अच्छा कर दो, चाचा जी कहे थे उस समय। उन्हीं के बदौलत मैं ज़िंदा हूँ। अगर वो नहीं चाहते तो मैं शायद जीवित भी नहीं होता, मर गया होता बीमारी से। सेठ, मुझे याद है तुम्हारे ब्याह में ही सब कुछ अपने हाथ से किया, तुम्हारे विवाह भी उन्होंने सब कुछ अपने हाथ से किया। मुनीम, घीसालाल बहियों क्या है? मुनीम कहता है, घीसालाल बहियों का क्या है? घीसालाल, तैयार है, बस सब मामला रामधन जी कह रहे हैं। सेठ कहता है, उस डॉक्टर को तो बुला घीसाराम, घीसाराम ही होगा, घासीराम हो गया। उस डॉक्टर को तो बुला घीसाराम, यह भी बड़ा कामचोर है, घीसा जाता है, काम धंधा करेगा नहीं, बोल रहा है सेठ, बोल रहा है उस डॉक्टर के बारे में, बड़ा कामचोर है, काम धंधा करेगा नहीं और चाहेगा कि तनख्वाह बढ़ जाए। तेज़ी से बोलता है, बढ़ा दूंगा तेरी तनख्वाह, चोर ना हो कहीं का। मुनीम से, फिर मुनीम से कह रहा है, कोई और नहीं है, या तो घरेलू इलाज के भी काम नहीं है, घरेलू इलाज के भी काम के नहीं है, ऐसा डॉक्टर है ये, कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है। बाई को पिछले दिनों बुखार आया, वह भी तो नहीं उतार सका, ये डॉक्टर कैसा है? बाई को पिछले महीने बुखार आया तो उसे भी नहीं उतार पाया, उस बुखार को नहीं छुड़ा पाया, बुखार को ठीक नहीं कर पाया। पर अब देखो, इसका भी एक आदमी है इनकम टैक्स ऑफिस में, देखो अब यहाँ भी चापलूसी आ गया। इसका डॉक्टर का एक आदमी इनकम टैक्स ऑफिस में है कोई, तो उस आधार पर अब इसको हटाएगा तो नहीं, मुश्किल है, हटाएगा तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसको बचना भी है उधर से, तो अब इससे बहला फुसला करके काम निकालेगा। तो मुनीम कहता है, मुझे तो इससे कोई चतुराई नहीं दिखती, मेरी बाई की तो इससे खांसी भी ठीक नहीं हुई, बुखार तो क्या जाता, अब तो काम निकालना है सेठ जी, पर अब तो काम तो निकालना है ना सेठ जी इस आदमी से। सेठ कहता है, नालायक है नालायक, लो आ गया, तुम जाओ। डॉक्टर आता है, आइए डॉक्टर साहब आइए, कहिए मिजाज कुशल से हैं? अब डॉक्टर से बात कर रहा है तो अभी तो उसके बारे में गलत बातें कर रहा था, अब देखो कैसे चापलूसी वाली बातें करेगा। मुनीम कहता है, हमारे उस मामले का क्या हुआ डॉक्टर साहब? बात यह है, वह काम तो होना ही चाहिए। सेठ कहता है, मैं बात करूँगा मुनीम जी, तुम जाओ। मुनीम जाता है। सेठ कहता है, हाँ बैठिए ना, इधर सोफे पर, उधर बेचारा कुर्सी में बैठ रहा था, बोलने ना सोफे पे बैठिए, सोफे पे। अरे दीनू, देख सामने की दुकान से डॉक्टर साहब के लिए चाय वाय ला। अच्छा रहने दे फिर सही। हाँ तो कहिए, अस्पताल का क्या हाल चाल है? पूछ रहा है अस्पताल का क्या हाल चाल है। डॉक्टर कहता है, इस अस्पताल के कारण सारे देश में आपका नाम हो रहा है। मनुष्यों के लिए तो सभी अस्पताल खोलते हैं, जानवरों के लिए भी सरकार ने अस्पताल खोले हैं, परंतु आपने पक्षियों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल खोला है, उससे सारी जगह नाम है। वाह,
डॉक्टर साहब इसकी चापलूसी कर रहा है कि सेठ आपका नाम दुनिया भर में फैल रहा है, चूँकि आप लोग तो इंसानों के लिए अस्पताल खोलते हैं, आप तो जानवर और पक्षियों के लिए अस्पताल खोले हुए हैं, इस कारण से। सेठ कहता है खैर वह तो है ही, तो क्या कुछ समाचार पत्रों में निकला है, मतलब कुछ समाचार पत्रों में छपा है अस्पताल के बारे में, मेरे बारे में। डॉक्टर कहता है जी यह लीजिए, आदर्श ने यह लिखा है कि सेठ छितरमल जैसा दानी, आदर्श नाम का कोई पत्र है, उसमें लिखा है कि सेठ छितरमल जैसा दानी परोपकारी व्यक्ति होना दुर्लभ है। यह पशु पक्षियों के चिकित्सालय के संबंध में एक लेख लोकपंच में निकला है, इसमें मेरी भी काफ़ी प्रशंसा की गई है, मतलब इसमें डॉक्टर की भी प्रशंसा की गई है। सेठ कहता है आदर्श के संपादक को तो मैं जानता हूँ, उसे मेरी फर्म का विज्ञापन मिलता है। लोकपंच का संपादक कौन है? लो, ये जो आदर्श के संपादक जो है, उसके संपादक को सेठ जानता है और उसको पैसा देता है ये लेख वगैरह छापने के लिए अस्पताल के विषय में या अपने विषय में, तो वो छापता रहता है। लेकिन ये जो लोकपंच है, लोकपंच का संपादक कौन है, ये सेठ इसको नहीं जानता है, लेकिन फिर भी उसमें छपा है। कभी कभी ऐसा होता है, अच्छे काम कुछ होता है तो पत्र पत्रिकाओं में छपता ही है। डॉक्टर कहता है वह मेरे एक मित्र है, डॉक्टर का मित्र है वो लोकपंच का संपादक। सेठ क्या हमारे संबंध में नवीन भारत, विश्व संदेश जैसे पत्रों में कुछ नहीं निकल सकता? मेरा मतलब बात का प्रसंग बदलते हुए अस्पताल के संबंध में बराबर कुछ ना कुछ निकलते रहना चाहिए। तुम्हें मालूम है मैंने 30,000 रुपया खर्च करके अस्पताल का मकान बनवाया है, 15,000 की दवाइयाँ और 8-900 का खर्च ऊपर से। लो काका जी आ गए, मिलाकर इतना तो अब तक हो ही गया। मतलब अस्पताल के कारण मेरा बहुत खर्चा हुआ है, तो क्या बड़े अखबारों में मेरे अस्पताल के बारे में, मेरे बारे में नहीं छप सकता? ये छोटे छोटे अखबार में छप रहा है ना, इसका पहुंच बहुत नहीं है जनता के पास इन अखबारों का पहुंच कम है। छोटे संपादक हैं, ये सब छोटे पत्रकारिता वाले हैं। बड़े पत्रकारों के पास या बड़े जो लोकप्रिय समाचार पत्र है उनमें नहीं छप सकता, जैसे दैनिक भास्कर, प्रभात खबर। अभी के समय में इस टाइप में ये कहना चाह रहा है कि बड़े समाचार पत्रों में मेरा अस्पताल के बारे में और मेरे बारे में नहीं छप सकता। सेठ के पिता का भाई शुद्ध मारवाड़ी देश में तिलक लगाए, माला हाथ में लिए, लगभग 60 वर्ष की उम्र का ये जो चाचा जी हैं इनके, चांदीराम, राम राम जपने वाले, उसके बारे में ब्यौरा है कि सेठ के पिता का भाई मतलब चाचा ही हुए, शुद्ध मारवाड़ी देश में तिलक लगाए, माला हाथ में लिए, लगभग 60 वर्ष की उम्र का, प्रवेश करता है, केवल मुंह में ही राम राम कहता हुआ और गोमुखी में माला फेरता है। गोमुखी में माला फेरता है, मुंह में राम राम कहता है और गोमुखी में माला फेरता है। वो माला फेरता है ना, माला होता है, उसको ये लोग फेरते रहते हैं। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। कबीरदास का दोहा है। कबीर पाखंडियों के खिलाफ थे, पाखंडवाद के बहुत खिलाफ थे, तो यही पाखंड है। माला फेर रहा है, मुंह में राम राम है, लेकिन भीतर से इसका जो व्यक्तित्व है वो कथनी और करनी में अंतर है। चुपचाप आकर बीच की गद्दी के किनारे बैठ जाता है, वही चांदीराम चाचा, सेठ के चाचा। रह रहकर गोमुखी हिलाता है, नाम चांदीराम, इसका नाम चांदीराम है। चांदीराम कहता है अस्पताल का क्या डॉक्टर साहब? राम राम।
पूछ रहा है अस्पताल का क्या हाल है डॉक्टर साहब, और उसके बाद राम 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 राम, हमेशा ही राम राम जपता ही रहता है। डॉक्टर कहता है जी ठीक ठीक ही चल रहा है। इस समय 2 बैल, 7 घोड़े, 2 गधे, 15 कबूतर, 4 बटेर, 2 तीतर और 100 चिड़ियाँ हैं। उनमें 10 कबूतरों, 1 बटेर, 2 तीतर ही अस्पताल में दाखिल हुआ है। सवेरे ही उसका ड्रेसिंग हुआ है। पशु ठीक हो रहे हैं, मतलब उन लोगों का इलाज चल रहा है। कुछ ठीक हो रहे हैं और कुछ अभी ठीक नहीं हुए हैं, वो ठीक हो जाएंगे। चांदीराम कहता है सवेरे जब मैं मंदिर से लौट कर गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। राम राम जपना, राम राम जप रहा है, इतना बोल के राम राम जपने लगा। सेठ देखो डॉक्टर, मैंने सुना है तुमने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, या ठीक नहीं है? डॉक्टर से कह रहा है कि तुमने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, मतलब मेरे अस्पताल में तो तुम काम करते ही हो, उसका तनख्वाह तो हम देते ही हैं, इसके अलावे तुम कहीं और काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम काम कर रहे हो मेरे यहाँ तो मेरे ही यहाँ करो, ठीक से करो, ये गलत बात है। तुम मेरे यहाँ छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हो, लापरवाही नहीं चलेगा। देखो डॉक्टर साहब, मैंने सुना है तुमने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, यह ठीक नहीं है। 150 रुपया तनख्वाह का मिले हैं, फिर उसी में गुजारा करो। तुम जानो रुपया मुफ्त में थोड़े ही आवे हैं। चांदीराम कहता है इसका मतलब तो यह कि बीमारों का इलाज ठीक नहीं होता। राम राम जपना, इतना बोल के राम राम जपता है। डॉक्टर कहता है अस्पताल तो 8 बजे खुलता है, वैसे आपने कहा था कि अस्पताल के बाद प्रैक्टिस कर लिया करो। वही करता हूँ, आजकल 150 में गुजर ही तो नहीं होती। इतना बड़ा परिवार है, मकान का किराया ही मारे डाल रहा है। यदि तब तक चांदीराम ये बोल ही रहा था डॉक्टर, तब तक चांदीराम टपक पड़ता है बीच में, पर अब तो रोगियों की संख्या इतनी है कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। साफ है बीमारों का ठीक से इलाज नहीं होता होगा। उसके बाद राम राम जपने लगता है। सेठ कहता है 150 मैंने इसलिए दिए कि तुम मन लगाकर काम करोगे। वैसे एक डॉक्टर 125 करने में 125 लेकर करने में तैयार है, 125 में ही काम करेगा, तैयार है इसके लिए, सेवा का काम है। चांदीराम कहता है जो चाचा है, सेवा का भाव रखो डॉक्टर साहब, स्वर्ग मिलेगा। राम 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 राम। डॉक्टर कहता है कुछ चुप रहकर, पेट नहीं भरता सेठ जी, नहीं तो हम भी सेवा ही करते हैं। चांदीराम कहता है संतोष का फल मीठा होता है डॉक्टर साहब। अरे घीसालाल, राम 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 राम। घीसालाल जी आया। घीसालाल जो मुनीम है। चांदीराम बोलता है छीतर, इनकम टैक्स का क्या हुआ? माने वे लोग, छीतर से वही छीतर जो सेठ है, यहाँ का मालिक है, उससे कह रहा है कि इनकम टैक्स का क्या हुआ? तो सेठ उसका जवाब देता है कि उनका भी इलाज किया जा रहा है काका। चांदीराम गोमुखी हिलाता है, घीसा आता है, कितना काम हो गया रे? घीसालाल कहता है तैयार है मामला, सब बहियाँ ठीक हो रही है। चांदीराम भोरे में, हाँ समझा। सेठ कहता है हाँ तो डॉक्टर साहब सोच लो, प्राइवेट इलाज करना हो तुम जानो ठीक नहीं है। आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मैंने सुना था काका कह रहे थे कि मंदिर से लौटते हुए कि मतलब वही बुढ़ऊ उसको बता दिया कि मंदिर से लौटते समय देखे कोई नहीं था वहाँ पे। तब तक फिर डॉक्टर बोल पड़ता है सेठ जी फिर तनख्वाह ही बढ़ा दीजिए। गिड़गिड़ाता है, गिड़गिड़ाते हुए कहता है तनख्वाह ही बढ़ा दीजिए, उधर हम प्रैक्टिस के लिए नहीं जाएंगे, जब इधर ही तनख्वाह बढ़ जाएगा तो हम उधर निश्चिंत हो जाएंगे। मेरा घर भी तो चलना चाहिए, कम पैसे में 150 में नहीं होता है, बड़ा परिवार है, कैसे संभालूं, कैसे होगा?
सेठ क्रोध से बोलता है, लूट का माल है डॉक्टर, या कोई भंडारा खोल रखा है? चांदीराम गोमुखी हिलाकर, एकदम। तभी देश का बेड़ा गर्क हो रहा है डॉक्टर। राम 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 राम। डॉक्टर, काका साहब भूखे रहकर सेवा कैसे करें? सब कुछ इतना महंगा है, 3 बच्चे, बीवी, मैं, एक बूढ़ी माँ, कैसे गुजारा हो? आपके पास इतने मकान हैं, यदि एक मकान मिल जाए तो 40 रुपये किराया के बचे। कह रहा है आपके पास इतने सारे मकान हैं, अगर एक मकान ही दे देते तो 40 रुपया महीना में तो बच जाता किराया। क्या स्थिति है। सेठ कहता है, आजकल मकान है कहाँ, और जो हैं किराए पर है। 150 से कम तो किसी का किराया भी नहीं है, फिर आपको कैसे दे दूँ? और मकान की तो नहीं ठहरी थी, मकान की तो बात ही नहीं हुई थी, मकान क्यों दूँ? चांदीराम, आज मेरे सब मकान खाली करा दो तो देखो हर एक मकान 250-300 पर चढ़ता है कि नहीं। फिर पगड़ी 1000 ही मकान अलग, फिर पगड़ी 1000 ही मकान अलग। पगड़ी का मतलब होता है तनख्वाह, मतलब तनख्वाह अलग से और 1000 रुपया तुम्हारा मकान के, और तनख्वाह अलग से और मकान का भी तुमको मिलेगा। ऐसा होता है कहीं? चलो इतना ही करो, किसी अफसर से मिलकर खाली करा दो। मैं अपने मकानों में से खोज कर एक तुम्हें 40 पर दे दूँगा। राम राम। जाओ बिजली पानी का दे देना। राम राम जपता है, फिर बोलता है, जाओ बिजली पानी का दे देना, सिर्फ बाकी मकान फ्री में रहना। बस तुमको ये करना है कि किसी अफसर से मिलके मेरा जितना किराएदार लगा हुआ है सबको निकलवा दो, हम उसको महंगे पर भाड़ा लगाएंगे और तुमको 40 रुपये में रखेंगे, एक मकान तुमको देंगे। बस तुम बिजली पानी का जो बिल आएगा उसको दे देना, मकान का किराया नहीं लगेगा। सेठ कहता है, 30 तो बिजली पानी का ही पड़ जाता है। अच्छा ये काम करो डॉक्टर, मुझे तुम्हारा बड़ा ख्याल है, तुम्हारे 10 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। सिर्फ 2 लेख महीने में किसी अच्छे अखबार में अस्पताल के संबंध में निकलवा दिया करो। बोलो है पक्की? मतलब 10 रुपया जो 150 रुपया है उसमें 10 रुपया बढ़ा दिया जाएगा, 160 रुपया कर दिया जाएगा। तुमको करना ये है कि मेरे अस्पताल के बारे में और मेरे बारे में किसी अच्छे अखबार में, बड़े अखबार में छपवाना है। बोलो पक्की है? चांदीराम कहता है, देखो 10 रुपये थोड़े नहीं हैं, सेवा का काम है, और उन लेखों में संस्थापक अस्पताल का नाम जरूर छपे। राम 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 राम। और वह तो छपेगा ही, भला उसके बिना अस्पताल क्या? ये बुढ़ऊ चाचा जी कह रहे हैं कि वो तो छपेगा ही, उसके बिना अस्पताल कैसे छपेगा? देखो भलाई का काम है, अगर होता है तो ठीक है, 10 रुपये कम थोड़ी है, 10 रुपये बढ़ जाएगा तुम्हारा। सेठ कहता है, अस्पताल से हमें क्या लाभ है, तुम ही सोचो। हमने तो सिर्फ परोपकार के ख्याल से यह काम शुरू किया है। मनुष्यों के लिए तो लोगों ने अस्पताल खोल ही रखे हैं, इन बेचारे पशु पक्षियों का भी कोई पूछने वाला हो। मैं तो जब किसी पशु पक्षी को दुखी बीमार देखूं हूँ तो दया के मारे जी भर आवे हैं। वाह, बड़ा दयावान है सेठ। किसी पशु पक्षी को घायल स्थिति में या बीमार स्थिति में देखता है तो जी भर आता है, इसका दिल दुख जाता है, इतना दयावान है। अभी आगे पता चलेगा कि कितना दयावान है। तो ये कह रहा है कि ये अस्पताल मेरे कोई काम का थोड़ी है, हम तो परोपकार के विचार से रखे हुए हैं, और असल इसके पीछे परोपकार है नहीं, ये दिखावा है। देख रहे हो ना, इस समाचार, बड़े बड़े समाचार पत्रों में इसकी लालसा है कि मेरे अस्पताल और मेरा नाम छपे, मेरा नाम हो। इन नाम का बड़ा भूखा है ये सेठ।
तो और इसका यहाँ पे दिख भी रहा है कि मेरे अस्पताल से कुछ लाभ थोड़ी होता है। चांदीराम कहता है, इनका ही दुख नहीं देखा जाता, नहीं तो हमें क्या पड़ी है जो मुफ्त की मुसीबत मोल लें। बोलो है मंजूर? राम 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 राम। भला तुम सुबह शाम भजन ही करो हो, भजन किया करो भजन, सब पाप काटने वाला है वही है, चक्र सुदर्शन धारी गिरधारी, मदन लाल जी, मदन लाल जी। अब डॉक्टर को भी ये पढ़ा रहा है कि बस भजन किया करो, सब ठीक हो जाएगा। काहे चिंता करता है, क्या चीज़ का चिंता करता है? बड़ा मुनीम कहता है, जी काका साहब हाजिर आता है। चांदीराम कहता है, मुनीम जी, रामपाल की फर्म से सब रुपये की वसूली हो गई। रामपाल नामक एक व्यक्ति है, उसके फर्म से कुछ रुपये बाकी था तो वो वसूली हो गई। बड़ा मुनीम कहता है, अभी तो काका साहब आधा रुपया दिया है, आधा कहता है आगे के महीने में देंगे। उस बैरिस्टर ने इस मास का किराया नहीं भेजा। घीसालाल जा तो सही, किराया क्यों नहीं देता? घीसालाल घीसाराम एक किताब वाला बड़ा गड़बड़ करता है, कहीं घीसालाल लिखा, कहीं घीसाराम लिखता है। इसका प्रिंटिंग भी कट गया है, पुरानी किताब है, जिसके वजह से पढ़ने में मुश्किल हो रहा है। अंदाज़ा लगाना पड़ रहा है कि क्या होगा, इस शब्द क्या होगा। तो घीसालाल, इसमें घासीराम लिख दिया। सवेरे गया तो था, कहता था सेठ से बोलो। घासीराम कहीं है क्या? नौकर तो दीनू है, घासीराम तो है नहीं, घीसालाल है। तो कहता है सवेरे गया तो था, कहता था सेठ से बोलो पहले हमारा मेहनताना दे 50 रुपया, फिर किराया देंगे। चांदीराम और सेठ, कैसा मेहनताना? अब ये दोनों चौक पड़ते हैं, सेठ और उसका चाचा चांदीराम, कि कैसा मेहनताना, क्या चीज़ का मेहनताना दे मांग रहा है वो। बड़ा मुनीम कहता है, वह अर्जी दावा दायर कराया था ना सोनीमल हरभजन के खिलाफ, कोई मामला दायर करवाया था किसी सोनीमल हरभजन के खिलाफ। तो सेठ कहता है, तो इससे क्यों कराया, अपना वकील कहाँ गया था? चांदीराम, आ गई ना मुसीबत, तभी तो कहता हूँ सोच समझकर काम करो, आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है, कितना काम था। बड़ा मुनीम कहता है, अपना वकील उस दिन कहीं बाहर गया था, मैंने कहा उसी से करा लो, बैरिस्टर की कुछ चलती तो है नहीं, दया आ गई उसी से। मुंशी ने अर्जी लिखी और बैरिस्टर ने दस्तखत करके कचहरी में पेश कर दी थी। चांदीराम कहता है, बस इतनी सी बात के 50 रुपये? हद हो गई, लूट है लूट। उससे कहो कुछ काम भी है हो, कुछ कम भी हो, 12 रुपये पर फैसला कर लो। राम 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 राम। चांदीराम राम राम तो जपता ही है, बोल रहा है 50 नहीं 12 रुपये पर देखो निपटा लो, अगर निपट जाता है तो अच्छा है। सेठ कहता है, हाँ फिर डॉक्टर साहब बोलो क्या सलाह है? सिर्फ 2 लेख, इससे एक तो तुम्हारा नाम होगा, इधर हमारा भी काम क्या अस्पताल का प्रचार। अब इधर बात करता है डॉक्टर से कि देख लो क्या विचार है, 2 लेख छपवाना है, 10 रुपये बढ़ रहा है। उधर तुम्हारा 10 रुपया बढ़ेगा और इधर मेरा प्रचार होगा, बस इतना सा लाभ है, और कोई लाभ तो है नहीं। चांदीराम कहता है, मान जाओ डॉक्टर साहब, चलो हो गया, 10 बढ़ा दो, अपने ही आदमी हैं। अब ये चांदीराम मतलब मामला को सेट करने में रहता है। डॉक्टर कहता है कुछ देर चुप रहकर, पर हर मास अखबार में छपवाना तो वे भी मांगेंगे, आखिर उनको क्या लाभ है अस्पताल की खबरें छापने से? सही भी बात है, अखबार वाला क्या ज़रूरी है किसी खबर को बार बार छापते रहने से, उसको भी फिर रुपया चाहिए, फोकट का तो वो छापता नहीं है।
उसको तो चाहिए पैसा, वो उसी का विज्ञापन छापेगा जो उसको पैसा देगा। तो डॉक्टर हिसाब लगा लिया कि कुछ दिन तो छापेगा, उसके बाद फिर वो भी पैसा मांगेगा, नहीं तो छापने से इनकार करेगा, हर बार तो छापने को तैयार होगा नहीं। चांदीराम कहता है क्यों, लाभ क्यों नहीं, हम ही उस अखबार के ग्राहक बन जाएंगे और 2 को बना देंगे, एक तुम भी बन जाना, एक कंपाउंडर होगा, थोड़ा लाभ है और फिर उससे हमारा काम कुछ बढ़ा तो उसे भी कुछ और दे देंगे, कुछ दे देंगे। बोल रहा है कि क्यों नहीं लाभ होगा, अखबार उसका, हम लोग भी उसका कस्टमर बन जाएंगे। अखबार एक हम लेंगे, एक तुम लेना, एक कंपाउंडर लेगा और उससे कुछ और इनकम आने लगा तो फिर और कुछ देंगे उसको। डॉक्टर कहता है मैं नहीं समझा। सेठ कहता है इस बार हमारी सलाह है कि चीफ कमिश्नर को बुलाकर अस्पताल दिखाया जाए। चीफ कमिश्नर को, सीएम, चीफ कमिश्नर चीफ कमिश्नर को बुलाकर अस्पताल दिखाया जाए ताकि कुछ फंडिंग हो, कुछ अस्पताल के नाम पे फंड मिले जिससे हमें कुछ उस अस्पताल से लाभ भी हो। ये इनका सोच है सेठ जी का। चांदीराम कहता है क्या बुरा है, क्या बुरा है, सब शहर के बड़े आदमी भी उसी वक़्त पे आ जाए, उसी वक़्त पे आ जाए। चांदीराम उसमें हाँ में हाँ मिला रहा है कि हाँ हाँ क्या बुरा है, बुला लीजिए, चीफ कमिश्नर को ही बुलाया जाए, उसी वक़्त और लोग भी आ जाएंगे, बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े लोग उसी समय आ जाएंगे। बड़ा मुनीम कहता है आता हुआ, डॉक्टर साहब बुरा ना मानो तो बात कहूँ, इस सेठ के घर में किसी बात की कमी नहीं है, तुम तनख्वाह के लिए लड़ो हो, यहाँ नौकर राजा की तरह रहे हैं, चाहिए लगन से काम करने की आदत, कुछ करके दिखाओ, फिर सेठ जी के से कहने की ज़रूरत नहीं होगी, समझे, काका जी जैसा दयालु तो होना मुश्किल है, देख नहीं रहे, बिना 2 ब्राह्मणों को भोजन कराए भोजन नहीं करते, यह दूसरी बात है कि वे घर के ही रसोइये हैं, मतलब इनका जो रसोइया हैं ब्राह्मण हैं, तो बाहर से ब्राह्मण बुला के खिलाते नहीं हैं, पहले उन्हीं लोगों को खिला लेते हैं, उसके बाद में अपने खाना खाते हैं। तो ये तो हो गया नियम कि 2 ब्राह्मण को पहले खाना खिलाते हैं, उसके बाद अपने खाते हैं, ढोंग है। मतलब ये समझ रहे हैं अपने आप को बहुत परोपकारी है ना। और ये कौन बोल रहा है, बड़ा मुनीम, चूँकि इसको बहुत सपोर्ट मिला था बीमारी के टाइम में, इसलिए। सेठ कहता है मैं तो आज तुम्हारे 500 कर दूं, 500 का काम करो, कुछ दिखाओ तो। सेठ कह रहा है डॉक्टर से 500 कर दूंगा, 500 का काम तो दिखाओ, कुछ करो तो वैसा। डॉक्टर कहता है मैं तो जी लगाकर काम करता हूँ, सिर्फ अस्पताल के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ और जो काम कहिए सो करूँ। सेठ कहता है इन्हें समझाओ मुनीम जी, मैं अभी आया। अब सेठ बौड़ा जाता है, बोलता है इसको समझाओ मुनीम जी, मैं अभी आया। भीतर की तरफ से मकान में चला जाता है, वृद्ध आँख मीचकर भजन करने लगता है। मुनीम जी और डॉक्टर बैठ जाते हैं। बड़ा मुनीम कहता है बात यह है, इस हाथ से दो, इस हाथ से दे, उस हाथ से ले वाला काम है यहाँ तो। बड़ा मुनीम बड़े इत्मीनान से डॉक्टर को समझाता है कि इस हाथ से ले, उस हाथ से दे वाला काम है इस घर में। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा पेमेंट बढ़ जाएगा, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हारी जान पहचान के बल्कि तुम्हारे ही एक रिश्तेदार इनकम टैक्स के अफसर हैं, उनसे कहो हमारे काम में कुछ रियायत करे तो सेठ जी तुम्हें भी देंगे और उन्हें भी कुछ दे देंगे।
सुना है कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार में कोई इनकम टैक्स में है, तो उनसे बात करो, उनसे मनवाओ कि यहाँ पे रियायत करें, ज़्यादा जांच पड़ताल ना करें, तो तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा और उन्हें भी। ये बड़ा मुनीम जी कह रहे हैं, इसको सिखा रहे हैं डॉक्टर को। चांदीराम कहता है, हम कुछ मुफ्त तो काम नहीं करते, मामला अटक रहा है, चलो यही सही, मामला अटक रहा है, इसे ही तुम निकालो, इसे ही सॉल्व करो। बड़ा मुनीम कहता है, बात तो समझा करो, ये बातें खुलकर नहीं की जाती डॉक्टर साहब। डॉक्टर ज़ोर से बोलता है तो उसको समझा कर कह रहा है कि ये सब बात खुलकर ज़ोर से नहीं बोला जाता, धीरे धीरे बोलो ना। डॉक्टर सोचता हुआ, हाँ है तो सही, मेरे साले के चाचा का एक मामा है, बड़ा दूर का रिश्ता हो गया, मैं आज ही जाऊंगा, देखूंगा। तब तक चांदीराम कहता है, हाँ जाओ, अभी जाओ, नहीं तो गाड़ी ले जाओ, तुम कोई पराये तो नहीं, अपने ही तो हो। दीनू ड्राइवर से कह दो गाड़ी तैयार कर लावे, तुम भी जाओ। मुनीम जी राम 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 राम, काम बनाओ, पहले 10 बढ़ जाएंगे, पक्के रहे। लो अभी फिर 10 पे अटका हुआ है, सेठ है ना, ये बिजनेसमैन लोग ऐसे ही होते हैं। अभी ये तो बोल रहा था मुनीम की तुम्हें भी मिलेगा और उसे भी मिलेगा, अब ये 10 पे अटक गया, फिर 10 पे कि 10 बढ़ जाएगा। हाँ, बड़ा मुनीम कहता है, चलो फिर ना जाओ आज अस्पताल, कंपाउंडर तो है ही, आओ चले, मतलब चलो वहीं चलते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ ही। चांदीराम, हाँ जाओ बेटा जाओ, अस्पताल की क्या बात है, काम होना चाहिए। बूढ़ा उठकर भीतर चला जाता है, डॉक्टर मुनीम बाहर जाते हैं, जाएंगे वहाँ। मुनीम आपस में बातें करते हैं। रामधन, हाँ बोलना, और आगे। घीसालाल, बस अब नहीं, थक गया मैं तो। ये जो रामधन और घीसालाल हैं, ये दोनों मुनीम हैं, ये दोनों यहाँ बैठ के काम करेंगे। एक बड़े मुनीम हैं, वो जो वहाँ सेटलमेंट के लिए जा रहा है डॉक्टर के साथ। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि बस थक गया, बहुत काम कर लिया, एकदम हाथ नहीं चल रहा है, अब आराम चाहिए, अब नहीं हो पाएगा, लगातार इतना काम करते करते थक चुका है ये लोग। रामधन कहता है, मालूम है मुनीम जी क्या कह गए हैं, सारी रोकड़ आज ही उतारनी है। मुनीम जी जो हेड है वो चला गया उसके साथ, वो कह गए हैं कि सारी रोकड़ एक ही आज ही उतारनी है। घीसालाल, मुनीम जी का तो एक आना हिस्सा है, हम क्यों मरे, 35 रुपये मिले हैं, वे भी भूखे, अब मैं नहीं कर सकता, वही पटक देता है। ये घीसालाल जो है ये कहता है कि मुनीम जी का तो उसमें कमीशन है, जितना इस सेठ कमाएगा उसमें से 1% उसका हिस्सा है, इसलिए वो बोलेगा ये करने के लिए। हम क्यों करें, हमारा तो बंधा हुआ वेतन है, जितना तय है उतना ही मिलेगा, ज़्यादा तो मिलने वाला है नहीं, तो ज़्यादा काम क्यों करूं। वही पटक देता है। रामधन, काका जी आते होंगे, देखेंगे कि चला गया, घीसालाल तो मामत आ जाएगी तेरी। ये डरा रहा है रामधन कि देख चाचा जी आ जाएंगे तो तेरी आफत हो जाएगी, फिर मामत आ जाएगी, मतलब आफत हो जाएगी। घीसालाल कड़क कर कहता है, सामत क्यों, क्या काम नहीं करा जो सामत आ जाएगी। सुनो मुनीम जी, इतना ब्लैक के कमाया सेठ ने, हमको क्या मिला, एक कुर्ता, एक धोती और 10 रुपये बस। अब पॉल खुल रहा है यहाँ पे सेठ का। रामधन कहता है, क्या लूटेगा, फोकट का माल है, दिन रात एक करके अफसरों का आंख में धूल झोंक कर कमाते हैं, तो क्या
लुटाने के लिए। घीसालाल कहता है तो तुम्हारा पेट भर तो तुम कर, तुम्हारा पेट भर रहा है तो तुम कर, मुझसे तो जितना होगा करूँगा। इतनी मुसीबत है, गुजारा तो होने नहीं है, मांदा है, नहीं तो फाटके में से हो कुछ मिल जाता। फाटके में से हो, प्रिंटिंग का मिस्टेक है जिसके वजह से पढ़ने में दिक्कत है। फाटके में होने से कुछ मिल जाता। कह रहा है कि इससे बढ़िया दरबारी में था, दरबानी में जो गेट खोलने का काम किया जाता है, सिक्योरिटी वाला काम, उसमें ठीक था। ये बही खाता से ज़्यादा बेहतर था। रामधन कहता है कहता है रामधन कि फाटका मत खोला कर घीसालाल, पैसा बर्बाद होवे है। फाटका मत खोला कर, फाटका खोलेगा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। अभी तुम यहाँ क्लर्क के गिनती में आ रहे हो, वहाँ पे फिर तुम वो गार्ड का गिनती में आओगे। कितना अंतर है। इधर तुमको बाबू कहते हैं, उधर तुमको गार्ड जी कहेंगे। गार्ड जी खोलो गेट, ये कह रहे हैं रामधन। पिछले महीने 400 भर चुका हूँ, सोचकर और तू कहे तो ठीक है। 60 रुपया में होवे क्या है, पर अब कहाँ जाए। 70 तो कोई देना नहीं चाह रहा, 70 तो कोई देने से रहा। हाँ, इनमें होली दिवाली पर कुछ कमाए हो जावे है। मालूम है कितना फ़ायदा होगा सेठ के अगर बच गए तो। ये कह रहा है कि 60 रुपये मुझे मिलता है, 60 रुपये में मेरा भी कुछ नहीं होता। घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन 70 कोई देने से रहा, बढ़ाएगा तो है नहीं। तो ये होता है यहाँ पर काम करने से कि होली दिवाली में कुछ मिल जाता है। कभी कपड़ा मिल गया, कभी पैसा मिल गया, तो इससे कुछ हल्का हो जाता है, कुछ बोझ कम हो जाता है। घीसालाल कहता है कितना मिला। रामधन कहता है धीरे से 10 लाख से ऊपर तो सिर्फ कपड़े और लोहे में। ये 10 लाख से ऊपर सिर्फ कपड़ा और लोहा में हेर फेर है इसका। इतना गड़बड़ झाला है यहाँ पे। घीसालाल आश्चर्य से, इतना? तभी तो मुनीम जी मेरा मन कर रहे हैं सब बता दूं जाकर पुलिस को। ये कह रहा है घीसालाल कि रामधन तो थोड़ा सा सपोर्ट भी करता है। ये तो एकदम उग्र व्यक्ति है, सेठ के खिलाफ है एकदम से, कि तभी तो मेरा मन करता है कि जाके पुलिस को सब बता दूं। तो रामधन कहता है पागल हो गया है घीसालाल, ऐसा नहीं करते। जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना धर्म नहीं है अपना। घीसालाल कहता है क्रोध से, तो बेईमानी करना धर्म है? सरकार को धोखा देना, लोगों को लूटना धर्म है? कहाँ है धर्म? क्या ऐसा धर्म मानने योग्य है? मैं ऐसा धर्म नहीं मानता। जी तो ऐसा करे है, अपना गला घोट लूँ। 4 महीने से घरवाली बीमार है, उसका दवा दारू का पैसा नहीं है। माँ पिछले दिनों जीने से गिर पड़ी, उसका पाँव ठीक ही नहीं हो रहा है, नहीं होवे। ना बकत पे रोटी ना कुछ, कहाँ से लाऊं इतना पैसा? धर्मार्थ औषधालय से दवा लाता हूँ, पर फ़ायदा तो हो। पिछले दिनों बहू की कंठी बेची, आंखों में आंसू भर आते हैं। मर जाए तो पाप कटे। और आगे अपनी स्थिति सुना रहा है ये घीसालाल रामधन को। और रामधन का भी स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, उसका भी स्थिति बहुत बुरी है। घर के मामले में, परिवार के मामले में, घर चलाना उसे भी मुश्किल है। लेकिन करे क्या, काम मजबूरी में ये लोग कर रहे हैं कम में। तो इसके आगे की
कहानी दूसरे वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो बाकी बच गया अगली वीडियो में फिर। धन्यवाद।